नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं और बातें करेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, मौर्य वंश जिसका समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मौर्य वंश कब से कब तक रहा? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। साथियों, कहीं कहीं आपको किताबों में 322 के स्थान पर 323 भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। तो अब हम बातें करेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने इस वंश की स्थापना की। तो साथियों, अगर बात की जाए संस्थापक के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको पराजित किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक यानी कि धनानंद को। और किसकी सहायता से? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे और गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से भी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। तो चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंश के शासक यानी कि धनानंद को पराजित करके एक नए वंश मौर्य वंश की नींव रखी। साथियों, अब हम चाणक्य और धनानंद के बारे में एक कहानी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी सिकंदर के बारे में जानते होंगे साथियों। तो सिकंदर जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था, जो कि यूनानी शासक था और 326 ईसा पूर्व में। कब साथियों? तो डेट याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये कहाँ का शासक था? तो यूनानी शासक था। वहां एक जगह है मकदूनिया। तो मकदूनिया का शासक था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो वो विश्व विजेता बनना चाहता था और इसी उद्देश्य से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय भारत पर शासक, उस समय भारत का कौन था साथियों? यानी कि यहां पर राजा कौन था? तो नंद वंश का राजा था जिसका नाम है धनानंद। तो उस समय भारत में नंद वंश चल रहा था और यहां पर राज्य कर रहा था धनानंद। साथियों, उसी समय चाणक्य, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे, अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो किस विद्यालय में साथियों? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में। अगर इसके स्थान की बात की जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। तो इसी विश्वविद्यालय में चाणक्य अध्यापक थे, यानी अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो जब चाणक्य को पता लगा सिकंदर के बारे में, तो वे अच्छी तरह से जानते थे कि सिकंदर जहां भी जाता था साथियों, तो वहां पे वो भारी लूटपाट करता था। सिकंदर जहां जहां आक्रमण करता था तो वहां का शासक या तो इससे पराजित होता था या इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था स्वयं ही। साथियों, चाणक्य अच्छी तरह से जानता था। तो चाणक्य उस समय जाता है नंद वंश के शासक धनानंद के पास। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, जो धनानंद शासक था ये एक विलासी प्रवृत्ति का था, भोग विलास में लिप्त रहता था और यह नशा भी करता था। तो जब चाणक्य इससे मिलने जाते हैं तो पहले तो 2 दिन तक ये मिला ही नहीं चाणक्य से। कौन नहीं मिला? तो नंद वंश का शासक धनानंद। 2 दिन बाद इनकी मुलाकात होती है धनानंद से। तो चाणक्य ने धनानंद को सिकंदर के बारे में बताया और अवगत कराया और कहा कि महाराज, आप यहाँ पर भोग विलास में लिप्त है और वहां पर आपके राज्य पर भारी संकट आने वाला है, सिकंदर आक्रमण कर रहा है। तो आप ऐसा करें कि उसको किसी न किसी प्रकार से रोकिए और मेरे पास एक प्लान है, आप मेरी मदद से सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने से रोक सकते हैं। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि धनानंद ने इसकी बात को नहीं सुना। किसकी बात को? चाणक्य की बात को। और चाणक्य को अपमानित किया और इसे धक्के देकर वहां से नीचे गिरा दिया और अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। तो चाणक्य, जो कि एक विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत ही ज्यादा विद्वान एक ब्राह्मण थे चाणक्य, और इन्होंने मन ही मन में उसी समय एक कसम खाई कि मैं जब तक इस धनानंद के संपूर्ण साम्राज्य को विनाश नहीं कर दूंगा, इसके साम्राज्य का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो साथियों, यही सब सोचते हुए चाणक्य वहां से चले जाते हैं
और रास्ते में इन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं और वे बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। उसी में एक बच्चा था जो कि राजा बना हुआ था। तो उसमें कुछ बच्चे उसके पास जाते हैं और जो राजा बना हुआ था वही बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चे जाके उनसे कहते हैं कि राजा, इस बच्चे ने जो है राजद्रोह किया है, इसको क्या सजा दी जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि राजद्रोह की तो केवल एक ही सजा है और वो क्या है, मृत्यु दंड इसको दिया जाए। ये सभी बातें चाणक्य वहां पर खड़े होकर सुन रहे थे। बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से, और जाके चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं कि देखो बच्चा, तुम यहाँ पर नकली राजा बने हुए हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक असली राजा बनाऊंगा। और चाणक्य ने उसी समय विचार कर लिया कि यही वो बच्चा है, इसी की मदद से मैं नंद वंश के राजा यानी कि धनानंद को पराजित कर सकता हूं। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, चाणक्य अपने साथ चंद्रगुप्त को ले गए और कुछ समय तक उसे शिक्षा दीक्षा दिए और चंद्रगुप्त मौर्य की ही मदद से, सहायता से धनानंद पर आक्रमण करवाया, धनानंद को पराजित किया और इस प्रकार से नंद वंश का समूल नाश किया चाणक्य ने, जैसा कि उन्होंने कसम खाई थी। और एक नए वंश की स्थापना होती है। वो कौन सा वंश है? तो वो है मौर्य वंश। तो आज हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। साथियों, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके स्रोत के बारे में। कोई भी वंश हो जिसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसके कुछ स्रोत होते हैं। स्रोत से आप क्या समझते हैं? स्रोत यानी साधन, कि आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी दो प्रकार से मिलती है, एक साहित्यिक स्रोत है और एक है पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन सा साथियों? एक साहित्यिक है, दूसरा कौन सा है? पुरातात्विक। साहित्यिक यानी कि कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक के अंतर्गत क्या आता है? तो खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, जैसे कि अभिलेख है, शिलालेख है, मुहरे, सिक्के, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साथियों, साहित्यिक स्रोत में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है यानी किताब है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। लिखा किसने है? कौटिल्य ने। कौटिल्य, इनका एक नाम चाणक्य भी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रह चुके हैं। साथियों, कौटिल्य द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा अर्थशास्त्र किसकी बुक है या किसकी रचना है? तो कौटिल्य की। इनका एक नाम है चाणक्य, इसके साथ ही साथ एक और नाम है, वो है विष्णुगुप्त। आप तीनों नाम जरूर याद रखिएगा। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। साथियों, अर्थशास्त्र में शब्द तो आता है अर्थ यानी कि धन से संबंधित, लेकिन परीक्षा में प्रश्न बनता है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक जीवन से, इसमें राजपाट से संबंधित जानकारी दी गई है। तो कौटिल्य ने लिखा, इससे हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। दूसरे नंबर पर आता है इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है। यह पुस्तक भी कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। आप क्या बताएंगे? मेगस्थनीज की रचना है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पुराण के बारे में। साथियों, कुछ पुराण है जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथी जो किताब है महत्वपूर्ण, वो है मुद्रा राक्षस। लिखा किसने है? विशाखदत्त ने। किसने लिखा है? विशाखदत्त। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप क्या बताएंगे? विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। तो इसके साथ ही साथ कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हैं साथियों, जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थी साहित्यिक स्रोत यानी कुछ किताबें महत्वपूर्ण जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अब हम बातें करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। सबसे पहले अशोक के अभिलेख है साथियों। तो अशोक जो कि एक मौर्य वंश के महान सम्राट थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके अभिलेख हैं जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके साथ ही साथ भवन है, कुछ स्तूप है, गुफा लेख है, यहां से भी जानकारी मिलती है। और एक प्रमुख अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो साथियों, जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थी मौर्य वंश की जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। आइए अब हम बातें करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। जी हाँ साथियों, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य अगर किसी सम्राट ने किया तो वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक।
जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, कहीं कहीं आपको 323 भी देखने को मिलेगा। साथियों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट अगर कोई था तो वो यही थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित किया। साथियों, पूरे भारत पर शासन स्थापित सबसे पहली बार मौर्य वंश का होता है, और किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। चंद्रगुप्त मौर्य की जातियों से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। तो जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, किस जाति का बताया गया? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्षत्रिय कुल का बताया गया है। वहीं पुराण में एवं मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया कि ये शूद्र जाति के थे, यानी कि निम्न कुल का इनको बताया गया है। तो निम्न कुल का यानी शूद्र जाति का चंद्रगुप्त मौर्य को कहां पे बताया गया? तो पुराणों में एवं मुद्रा राक्षस ग्रंथ में बताया गया है। तो इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकारों का इस संबंध में अलग अलग मत है। साथियों, कुछ यूनानी इतिहासकार भी हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपनी किताबों में वर्णन किया है। तो जस्टिन, एक इतिहासकार है जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने कहा? तो जस्टिन ने कहा। वहीं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा। दोनों नाम साथियों महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, मिलता जुलता नाम है, आपको आसानी से याद रहेगा। सेंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने कहा। एंड्रोकोटस किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा। अब कुछ समय तक तो ये पता ही नहीं था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है कौन। तो इनके बारे में बाद में बताया गया कि ये जो दोनों नाम है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, तो ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। इन्हीं का नाम है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। और ये बताया किसने साथियों? तो विलियम जोन्स ने। महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार बनता है। और इस प्रकार से पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है, ये किसने बताया? तो आप क्या बताएंगे? विलियम जोन्स ने ही इसके बारे में जानकारी दी। अब हम साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में बातें करेंगे और ये जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, कहां से कहां तक इनका साम्राज्य विस्तृत था, आइए देखते हैं। तो पश्चिम की बात की जाए तो अफगानिस्तान सीमा से लेकर साथियों पूर्व में बंगाल सीमा तक विस्तृत था। तो आप समझ सकते हैं पूर्व में कहां तक? बंगाल सीमा तक, और पश्चिम में कहां तक? तो अफगानिस्तान सीमा से लेकर बंगाल सीमा तक विस्तृत था इनका साम्राज्य। अब चलिए उत्तर और दक्षिण की भी बात कर ली जाए। उत्तर में कश्मीर की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। साथियों उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक की सीमा तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं खुद ही कि कितना विस्तृत इनका साम्राज्य था, कितना विशाल साम्राज्य था। इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे पहले कार्य अगर किसी ने किया था तो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ऐसा किया था। अब हम बातें करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। तो वो युद्ध कौन सा है साथियों? समय है 305 ईसा पूर्व का। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, किसके साथ में? तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ साथियों? सेल्यूकस पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। तो संधि के तहत क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत जो कि मेगस्थनीज था, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा? मेगस्थनीज को। किसने भेजा? तो सेल्यूकस ने। और मेगस्थनीज ने ही एक ग्रंथ की रचना की, इंडिका, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है और यहां से मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। दूसरी जो संधि हुई, इसके तहत चंद्रगुप्त ने मौर्य ने क्या किया कि सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए। तो कितनी हाथी दिया गया था? 500 हाथियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दे दिया। और चंद्रगुप्त का विवाह किससे कराया गया? तो
सेल्यूकस की एक पुत्री थी और नाम क्या था? हेलेना। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। और साथियों, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, काबुल, कांधार, मकरान, फिर से नाम पढ़ लेते हैं, हेरात, काबुल, कांधार, मकरान। तो ये 4 प्रदेश हैं जिन्हें चंद्रगुप्त को सौंपा गया। किसके द्वारा? सेल्यूकस के द्वारा। तो साथियों, ये थी इस युद्ध के बाद में की गई संधि। साथियों, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा था या उसने लिखा था कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। पूरे भारत को रौंद डाला, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका तात्पर्य है कि पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, यानी कि पूरे भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कितनी सेना लेकर? तो साथियों 6 लाख सेना लेकर। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार ऐसा कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य साथियों यह अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो आप लोग जानते रहिएगा किस धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में धारण किया था। तो वो धर्म है जैन धर्म। तो साथियों, जैन धर्म को जीवन के अंतिम समय में इसने स्वीकार किया। और एक जैन आचार्य थे, नाम था भद्रबाहु। नाम जरूर याद रखिएगा। भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चला गया। कहाँ साथियों? श्रवणबेलगोला एक स्थान का नाम है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य चला गया। किसके साथ में? तो एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु। और यहीं पर उसने संलेखना विधि के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, यानी अपना प्राण त्याग देता है। किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा। यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, किस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था? संलेखना विधि। होता क्या है संलेखना विधि साथियों? तो अन्न जल को त्याग कर शरीर को त्याग देना ही संलेखना विधि है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में इसने अन्न जल त्याग दिया था, यानी कि बिना कुछ खाए पिए ही इसने अपने प्राण त्याग दिए। साथियों, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें की और ये जाना कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया, धनानंद को पराजित किया और नए वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की। इसके साथ ही साथ कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य उसने अपने जीवन काल में किया। नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली क्लास में हम लोग बिंदुसार को पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।